रेस के मैदान में जो घोड़ा जीतने वाला होता है ना, उसकी जीत से भी ज्यादा दिलचस्प होती है उसकी हार। यकीन करिए आप, जो घोड़ा हर रेस में फतह हासिल करता हो, उसे आदत हो जाती है जीतने की और लोगों को आदत हो जाती है उसे जीतते देखने की। इसीलिए दिलचस्पी उस रेस में होती है जिस रेस में वो घोड़ा जीत से चूक गया हो। वजह जाननी होती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हर रेस में फतह हासिल करने वाला ये घोड़ा इस रेस में हार गया। कुछ यही फलसफा सेट बैठता है देश की सियासत के वर्तमान सिकंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सिर पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जीतने की आदत, लोगों को आदत जीतते देखने की। बतौर प्रदेश प्रभारी जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रभार का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने संभाला, इतिहास गवाह है, कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। तो दिलचस्पी होती है मध्य प्रदेश के 1998 के उस चुनाव में, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड के आगे पहली दफा लाल निशान लगा। दिलचस्पी होती है कि गुजरात का यह शेर आखिर मध्य प्रदेश के जंगल में मात कैसे खा गया, किससे खा गया, क्यों खा गया। तो आज हम आपको वही दिलचस्प कहानी सुनाने आए हैं। यह कहानी देश की सियासत के सबसे बेहतर खिलाड़ी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इकलौती पराजय की कहानी है, जिस पराजय के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी पलट कर नहीं देखा, जिस पराजय के बाद पराजित करने वाले योद्धा को बारंबार पराजित किया। यह कहानी अपने आप में मुकम्मल दास्तान है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स पर, जो सियासत के सबसे अनोखे किस्से आपको सबसे बेहतर ढंग से मुहैया कराता है। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। यह कहानी शुरू होती है 1998 से। 1998 देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में हो रही है एक बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस पर विचार मंथन की जिम्मेदारी होती है मध्य प्रदेश में पिछले 10 बरस से लगातार कांग्रेस के शासन के बाद किस तरह से भाजपा को रिवाइव कराया जाए, इसको लेकर चर्चा करने की। इस बैठक के बाद भाजपा आला कमान से बातचीत के बाद लब्बो-लुआब निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अजेय चुनाव प्रभारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसके पहले जिन जिन राज्यों में भी चुनाव प्रभार का जिम्मा संभाला है, हर राज्य में फतेह ने बीजेपी के कदम चूमे थे। फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा जैसा राज्य हो जहां पे स्थानीय दल बहुत तेजी से उभर कर आ रहे थे, वहां कैसे स्थानीय दलों को साधा गया था, नरेंद्र मोदी को उसमें महारत हासिल था। प्लस गुजरात में खाम का फॉर्मूला परास्त करके किस तरह से नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी, सुपर सीएम कहे जाते थे। और देश भर की यात्रा करने के बाद नरेंद्र मोदी को सियासत का अनुभव बहुत था, जिसके कारण नरेंद्र मोदी उन दिनों अजेय चुनाव प्रभारी के तौर पे जाने जाते थे। और मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी मिलना मतलब मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर गिरना। लेकिन इतना आसान नहीं था हुजूर मध्य प्रदेश फतेह करना। यहां राघोगढ़ के राजा का रुआब चलता था। यह दिग्विजय सिंह का गढ़ था। दिग्विजय सिंह आज भलभी से आपको सियासत का सबसे बेचारा चेहरा नजर आता होगा, मगर कभी इस देश के दिल मध्य प्रदेश की धुरी था दिग्विजय सिंह का नाम। जिस नाम का मतलब होता था मध्य प्रदेश की सियासत, जिस नाम का मतलब होता था मध्य प्रदेश की सियासत का एक एक कार्यकर्ता। दिग्विजय साथ तो कार्यकर्ता साथ, दिग्विजय साथ नहीं तो एक कार्यकर्ता भी घर से निकलता हुआ पार्टी को नजर नहीं आता था। यही वो वजह थी जिस वजह के बूते दिग्विजय ने केंद्रीय नेतृत्व के मन में अपनी इतनी गहरी पैठ बनाई थी। फिर चाहे वो किसी का भी दौर हो, चाहे वो राजीव का दौर हो, फिर चाहे वो नरसिम्हा राव का दौर हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी, सीताराम केसरी, किसी का भी दौर उठा के देख लीजिए, कांग्रेस को हमेशा जिस चेहरे की दरकार होती है उसका नाम था दिग्विजय सिंह। आज भी मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव को पलट के देखेंगे तो मालूम चलेगा जनता में घोर अलोकप्रियता के बावजूद अगर टिकट बंटवारे में किसी एक नेता की सबसे ज्यादा चली थी, नाम था दिग्विजय सिंह। इसी दिग्विजय सिंह को तो पार्टी में बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का दांव लगा दिया था कांग्रेस ने। बड़ा चेहरा थे और यहां टक्कर होने वाली थी गुजरात के शेर और राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह। किसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस पर भारी। तो अब आपके सामने है इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी वो वजहें कौन सी थी जिन वजहों के कारण हर रेस जीतने वाला वो घोड़ा उस दिन वो रेस जीत नहीं पाया था। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि हर चुनाव भाजपा के कदमों में डाल देने वाले नरेंद्र मोदी का हर पैंतरा
मध्य प्रदेश की धरती पर आके धराशायी हो गया था। चलिए बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहला बिंदु, भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी। ये वो सबसे बड़ा कारण था जिसने मध्य प्रदेश 1998 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलीता लगाया था। जैसा मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ था, इसीलिए मध्य प्रदेश भाजपा के कुछ पुराने वटवृक्ष नेता अभी भी मौजूद थे, जिनके अपने कैंप्स थे, जिन कैंप्स के अपने अपने नेता थे, जो आपसी कैंपों की ही लगातार जड़ खोदने में लगे रहते थे। फिर चाहे वो सुंदरलाल पटवा का कैंप हो, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे का कैंप हो, चाहे वो कैलाश वर्मा का कैंप हो, या नया इमर्जिंग उमा भारती के आसपास बस क्रिएट करने वाला कैंप। इन तमाम गुटों में बढ़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो कैसे एकजुट होकर दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिक दुश्मन का सामना करती है, जिस सवाल का जवाब दे पाने में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल रही थी। नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो नरेंद्र मोदी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि वो कैसे इन कैंप्स को साध पाएं, जिसे साध पाने में वो स्वयं भी असफल रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और नरेंद्र मोदी यानी चुनाव प्रचार प्रभारी, इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल की भयंकर कमी थी। क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे हो, कैलाश वर्मा हो, ये नेता इतने पुराने नेता थे कि इनको लगता था कि ये कल का आया लड़का नरेंद्र मोदी ये हमें निर्देश देगा, और इनके कैंप के नेताओं को भी लगता था कि अब नरेंद्र मोदी के निर्देश कुशाभाऊ जी के निर्देश के सामने थोड़ी मानने पड़ेंगे। तो इनके कैंप के नेता भी कुशाभाऊ की बात मानते थे, नरेंद्र मोदी की बात कोई मान ही नहीं रहा था। नरेंद्र मोदी ने इसके पहले जिन भी चुनाव का मैनेजमेंट किया था, हर चुनाव में पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती थी। लेकिन मध्य प्रदेश 1998 के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को स्थानीय नेतृत्व का साथ नहीं मिला, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे हो या तमाम नेता ये जरा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इन्हें लग रहा था कि दिग्विजय सिंह की सरकार इस बार जाने ही जाने वाली है, वो कुछ नहीं करेंगे तब भी जनता आके सीधा कमल पर ठप्पा लगा देगी और भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी जाएं, तो नरेंद्र मोदी का जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आ गए हैं और तब जीतेगी तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। इससे अच्छा चले ही जाए मोदी तो बढ़िया, सारा का सारा क्रेडिट तो हमें मिलेगा। बस इसी क्रेडिट लेने के चक्कर में मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम स्थानीय नेता नरेंद्र मोदी की बात मानने से इनकार करते रहे। नरेंद्र मोदी और इन नेताओं के बीच में आपसी तालमेल की भयंकर कमी के कारण कार्यकर्ता कंफ्यूज था पूरे चुनाव कि वो किसकी बात माने, वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे चले या मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं के निर्देश पे चले। इसीलिए कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित था तो पार्टी दिग्भ्रमित, पार्टी दिग्भ्रमित तो दिग्भ्रमित पार्टी को वोट देने का काम जनता नहीं करती है। कारण नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी की स्थापित राजनीति में हुआ अचानक बदलाव। दरअसल जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखते हैं तो मध्य प्रदेश भाजपा की समूची सियासत सवर्ण, मध्यम वर्ग और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के समर्थन के इर्द गिर्द घूमा करती थी। तो नरेंद्र मोदी अपने साथ हर प्रदेश में एक हिट फॉर्मूला लेके जाते थे, पार्टी को कुछ नए जाति समूहों का समर्थन दिला के पूरे के पूरे जनाधार में मूलभूत का परिवर्तन कर देने की। मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी इसी फॉर्मूले को आजमा रहे थे, मगर यह फॉर्मूला मध्य प्रदेश में चला नहीं। न चलने के पीछे की कुछ बड़ी वजहें थी। दरअसल मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था और यहां पर नरेंद्र मोदी ने जिस वर्ग समूह को चिन्हित किया भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व देने के लिए, वो था आदिवासी वनवासी समूह, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाके में बहुतायत संख्या में मौजूद था और वहां एक डिसाइसिव वोटर के तौर पर वोटिंग पैटर्न में नजर आता था। नरेंद्र मोदी की सेफ स्ट्रेटजी थी कि अगर SC STs के इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में संभावना दिखा दी जाए तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा, जिससे पार्टी का जनाधार अचानक से पूरा का पूरा बेस बढ़ा देगा, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। मगर ये सब दीर्घ समय अंतराल की नीतियां हैं। एक छोटे से चुनाव के 3 महीने पहले इतने बड़े आमूल चूल के परिवर्तन और राजनीतिक विमर्श नहीं बदले जा सकते हैं। यह काम नरेंद्र मोदी 3 साल में कर सकते हैं, 3 महीने में नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी के इस फॉर्मूले का उल्टा असर पड़ गया। वो कैसे? सबसे पहली बात, जो सवर्ण मध्य प्रदेश भाजपा का सबसे समर्थित चेहरा हुआ करते थे, उन सवर्णों को यह लगा कि भाजपा इस बार हम पर भरोसा नहीं कर रही है, दूसरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पूरे चुनाव में यह पर्सपेक्टिव चला गया था कि भाजपा दलितों को रिझा रही है, तो वो सवर्ण भी कुछ हद तक भाजपा से नाखुश हो गए, जिससे उनके वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी में सेंध लग गई और वो वोट खिसक गया दिग्विजय सिंह के पाले में, खासतौर से ठाकुर वोट बैंक।
नंबर दूसरी बात हो गई, जो दलित विमर्श था वो इतनी आसानी से बनता नहीं है। दलितों को कैसे भरोसा हो कि 3 महीने पहले तक जो नेता उनकी बस्ती में झांकते नहीं थे वो नेता अचानक से उनके खैर खा हो जाएंगे। तो दलित भी पूरी तरह से भाजपा में आए नहीं और जो भाजपा के समर्थित चेहरे थे वो भी भाजपा से दूर छिटक गए। तो अचानक हुए इस बदलाव को पूरी मध्य प्रदेश की जनता पचा नहीं पाई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विमर्श को जबरदस्त धक्का लगा। नंबर चौथा कारण, दिग्विजय सिंह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट। अब कभी कभी रेस जीतने वाला घोड़ा भी रेस इसलिए हार जाता है क्योंकि सामने वाला घोड़ा उससे अव्वल होता है। तत्कालीन राजनीति में नरेंद्र मोदी से ज्यादा तुरुप के थे दिग्विजय सिंह। पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा कि नरेंद्र मोदी की आंख के आगे पूरे के पूरे समीकरण 180 डिग्री बदल गए। नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आए थे तो कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ घोर विरोधी लहर देख रहे थे, इसीलिए मोदी को भी भरोसा था कि भाजपा की सरकार आएगी ही आएगी। और भाजपा के स्थानीय नेताओं को भी, चूंकि विधायकों के लिए घोर असंतुष्टि थी मध्य प्रदेश की जनता के भीतर, लेकिन ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था जो दिग्विजय सिंह करने वाले थे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस आला कमान के साथ अपनी वफादारी दिखाने के कारण कांग्रेस आला कमान से यह मंजूरी ले ली थी कि दिग्विजय सिंह अकेले अपने बूते जिसका टिकट चाहे काटे, जिसको टिकट चाहे दे। यह बहुत बड़ी मंजूरी होती है सियासत में कि केंद्रीय आला कमान बिल्कुल आपको निर्देश दे देता है कि खुली छूट है आपको, आप जिसका चाहे टिकट काटिए, जिसको चाहे दीजिए। ये 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नजर डाल के देख लीजिए। भाजपा 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट काट सकती थी, मगर काटी सिर्फ 20-30 के टिकट, चूंकि भागा दौड़ी होने लगी और केंद्रीय आला कमान ने योगी आदित्यनाथ पे शिकंजा कस दिया था। कांग्रेस आला कमान ने 1998 के मध्य प्रदेश चुनाव में दिग्विजय सिंह को खुली छूट दी थी, जिसकी चाहे टिकट काटिए, जिसको चाहे टिकट दीजिए। और दिग्विजय सिंह ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने के लिए, जानते हैं, आधे से ज्यादा टिकट काट डाली। आधे से ज्यादा टिकट माने आधे से ज्यादा विधायकों को टिकट ही नहीं दिया, रिपीट किया ही नहीं, सब के सब नए उम्मीदवार लाके खड़े कर दिए, और ऐसे उम्मीदवार जिन पे जनता भरोसा कर ले। तो मध्य प्रदेश की जनता अपने सामने जब इन बनते बिगड़ते समीकरणों को देख रही थी तो उसे लगा इस असंतुष्टि, इस अस्थायी पाले के बजाय दिग्विजय सिंह वाले पाले में जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्थायी विकल्प दे सकता है। तो दिग्विजय सिंह के पाले में चली गई और दिग्विजय सिंह की सरकार भी थी, जिस सरकार के कारण नरेंद्र मोदी को पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान का वो दिलचस्प वाकया आता है जब भोपाल के एक चौराहे पर नरेंद्र मोदी को कांस्टेबल ने रोक दिया था। यहां तक कि गाड़ी में बैठे नरेंद्र मोदी ने उस कांस्टेबल को अपना आई कार्ड भी दिखाया कि देखो मैं नरेंद्र मोदी हूं, प्रदेश भाजपा का प्रभारी। इसके बावजूद उस कांस्टेबल ने डंडे के बूते नरेंद्र मोदी की गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ने दी थी। अगर एक कांस्टेबल के पास इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता की गाड़ी रोक सकता है, तो उस कांस्टेबल को मिलने वाले निर्देश, उसके ऊपरी अधिकारियों को मिलने वाले निर्देशों की परिभाषा समझिए। दिग्विजय सिंह की काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही थी। ये दिग्विजय सिंह के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का अपना तरीका था, जिस मैनेजमेंट के सहारे वो अपना कुर्ता फड़वा सकते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दे सकते थे। यकीन मानिए, एक ऐसा वाकया था जब दिग्विजय सिंह ने भाजपा की सरकार न बनने देने के लिए अपना कुर्ता फड़वा लिया था, सच्ची मुच्ची में। कैसे फड़वाया था, किसने फड़ा था, कभी किसी और मुलाकात में। फिलहाल आज चलते हैं इन चुनावों की पराजय के सबसे अंतिम कारण, पांचवें कारण और शायद सबसे बड़े कारण पे। भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव को गांव देहात की जनता नहीं समझ पाई थी। इसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला ही नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता कंफ्यूज था, किसकी बात माने किसकी छोड़े, नरेंद्र मोदी की माने कि कुशाभाऊ ठाकरे की माने। भारतीय जनता पार्टी के ऊपरी खेमे में इतनी खींचतान मची हुई थी, माने कुशाभाऊ ठाकरे कैलाश वर्मा को ढकेल रहे हैं, कैलाश वर्मा सुंदरलाल पटवा की नहीं चलने दे रहे हैं, सुंदरलाल पटवा नरेंद्र मोदी की नहीं चलने दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को इन तीनों से समस्या है, प्लस उमा भारती का खेमा अलग से जनरेट हुए पड़ा है। इतनी खींचतान मची हुई थी कि कार्यकर्ता इन खींचतान में ही पड़ा रह गया, गांव देहात में अपने मुद्दों को पहचाना भूल ही गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पे मध्य प्रदेश की जनता के सामने 1998 के विधानसभा चुनाव में मौजूद हो ही नहीं पाई और दिग्विजय सिंह अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद जो होता है उसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उन चुनाव की कहानी कभी और,
जिसने दिग्विजय सिंह को इस देश का सबसे बदनाम सियासतदान बना दिया। फिलहाल ये कहानी कैसी लगी, नरेंद्र मोदी की इकलौती पराजय की यह दास्तान अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते